नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप तो देख ही रहे कि आज हमारा ये स्पेशल सेशन यानी सीरीज 16 का है पार्ट। और जैसे लास्ट वाला सेशन भी आपने देखा था कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपके पास है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे कैसे प्रश्नों को करना है। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं चेक कर लूँ सारी चीज़ें ठीक है, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल मैं आपको आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं तो आपको नहीं देख सकता हूँ। कभी कोशिश रहेगी जल्द ही 1-2 दिनों में कि हमारी और आपकी लाइव क्लासेस हो। लाइव क्लासेस का मतलब क्या कि आप हमसे रूबरू हो, तो लाइव क्लास होगी। आपको 1 से 2 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी और हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं और क्लास चल रही है। और जैसा कि आपको पता है, फिर उस लाइव क्लास में हम आपसे जुड़ेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर आप जो बताएंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो कोई बात नहीं, होता है ये सब और चलता रहेगा। अब हमारा और आपका जो दोस्ती का सिलसिला है वो बिल्कुल अब शुरू हुआ है। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे के हमारे प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा। A person spent rupees 1810 to purchase 200 per sheet and 70 rupees per pillow. What is the ratio between the number of sheets and the pillow when he was bought the maximum number of sheets? Okay. Sorry. कह रहा है एक व्यक्ति 200 रुपए प्रति चादर और 70 रुपए प्रति तकिया खरीदने में 1810 रुपए व्यय करता है। जब उसने अधिकतम संख्या में चादर खरीदी हो तो चादर और तकियों की संख्या में अनुपात बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए कैसे करना। सबसे पहले हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, देखते हैं कि उसने कितनी चादरें और कितनी तकिया खरीदी है। देखिए एक व्यक्ति 200 रुपए की तकिया खरीद रहा है, तो एक तकिया 200 रुपए की है। 200 रुपए की चादर। अब सबसे पहले क्या करवा ले, कह रहा उसने अधिकतम चादर खरीदी है, तो हम एक काम करते हैं 9 चादर अधिकतम खरीदवा लेते हैं। तो 200 रुपए के हिसाब से 800 रुपए खर्च हो गए। लेकिन टोटल पैसा जो था वो हमने देखा कि 1810 रुपया है। टोटल पैसा 1810 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब 10 रुपए बचे हैं और इसमें हम तकिया तो नहीं खरीद पाएंगे। हम इसमें तकिया नहीं खरीद पाएंगे, तो ये वाला प्रोग्राम हमारा कैंसिल। तो एक हम चादर कम कर देते हैं। ठीक, एक चादर हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। चलिए 200 रुपए प्रति चादर, 200 रुपए प्रति चादर के हिसाब से हम 8 चादर खरीद लेते हैं। कितनी? 8। तो कितने रुपए खर्च हो गए? 1600। अब ठीक है, 1600 में 8 चादर खरीद। टोटल रुपया कितना था हमारे पास? टोटल रुपया था 1810, जिसमें से हमने 1600 रुपए खर्च कर दिए हैं और हमारे पास अभी रुपया बचा है 210। और इस 210 रुपए में अब हम क्या करेंगे? अब हम तकिया खरीदेंगे। तो 210 रुपए में तकिया और प्रति तकिया 70 रुपए प्रति तकिया के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। 70 रुपए प्रति तकिया। देखते हैं जरा कितना हो गया? 3 तकिया हो गई। इसका मतलब चादर हमने खरीदी है 8 और तकिया हमने खरीदी है 3। तो तकिया और चादर का जो रेशियो आया है वो क्या आ गया है? 8:3। देखिए कितनी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न का तरफ कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। और आज हम कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे। ओके। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 580 है तो कबूतरों की संख्या बताइए। ठीक है। देयर आर द रैबिट्स एंड पिजन इन अ बर्ड हाउस if the number of their heads is 200 and the number of legs is 580, then what is the number of pigeons यानी कबूतर। इसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक की बात करें तो इसको करेंगे कॉमन सेंस से। किससे करेंगे? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसे? कॉमन सेंस का अगर हम यूज करें
तो कॉमन सेंस का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, समझिए। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। अच्छा, आप सबको देखिए, ये सब मैं जो लिख रहा हूं ना, ये सब आप लोगों को दिमाग में सोचना है कि खरगोश जो हैं उनके 4 पैर हैं। कितने हैं? 4 पैर। और कबूतर जो हैं, जो हमारे पास पिजन्स हैं, कबूतर इनके 2 पैर हैं। ठीक, इनके क्या है? 2 पैर। तो खरगोश और कबूतर, खरगोश के 4 पैर और कबूतर के 2 पैर। ठीक है ठीक है। अब 4 पैर और 2 पैर तो हैं। अब करना कैसे? तो कॉमन सेंस यूज करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम क्या करें, ये अभी मतलब नहीं कितने पैर हैं कितने सर हैं, हम एक काम करते हैं, जितने भी लोग हो हम पहले कबूतर को लेते हैं हम एक काम करते हैं, जितने जानवर हैं, कह रहा पैरों की संख्या 580 है, इसका मतलब 580 जानवर होंगे हमारे पास, जानवर। तो क्या करते हैं, प्रत्येक को 2 पैर दे देते हैं, प्रत्येक को 2 पैर, 2 पैर प्रत्येक को, 2 पैर प्रत्येक को दे दिया, 2 पैर प्रत्येक को दिया, दे दिया। तो जब 2 पैर प्रत्येक को हम दे देंगे, सॉरी 200 संख्या है हमारे पास जानवरों की, 200 संख्या, क्षमा चाहता हूं आपसे, 200 संख्या, ठीक है, 200, क्षमा चाहता हूं, मैंने पढ़ा नहीं था, 200 जानवर है, ठीक, 200 जानवर, और हर जानवर का 1 पैर होगा हर जानवर का 1 पैर। तो सोचो 200 जानवर हैं, क्योंकि 200 सर हैं, तो प्रत्येक को हम 2 पैर दे देते हैं, तो कितने पैर हो गए? 400 पैर बांट दिए गए, बांट दिए, ठीक है। अच्छा, अब एक काम समझो, जो 400 पैर हमने बांट दिए, अच्छा क्योंकि 200 जानवर थे, मन में सोचो हमने 2 पैर सबको दे दिए, 2 तो कबूतर को तो 2 पैर मिल गए, कबूतर तो उड़ते हुए चला गया, लेकिन खरगोश नहीं गया। क्यों? क्योंकि खरगोश ने कहा कि भैया अभी तो आपने हमको 2 ही पैर दिए हैं, अब हम लोग कैसे चले? तो हमने देखा, क्या देखा कि वास्तव में खरगोश को तो 2 ही पैर मिले, क्योंकि सबको 2 पैर दिए थे, ठीक, और बांटना भी है। तो हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ जो फीट यानी पैर थे, कुल पैर थे, वो 580 थे, और बांटे कितने हमने? बांटे कितने बांट दिए? 400। जाहिर सी बात है 180 पैर शेष हैं, पैर शेष हैं। अब सोचो 180 पैर शेष हैं और हर कबूतर को 2 पैर देना है, तो कुल कितने, हर खरगोश को 2 पैर देना है, तो कितने खरगोश में बढ़ जाएगा? 90। पता चल गया कि खरगोश कितने हैं हमारे पास? खरगोश है 90, खरगोश 90। और जब खरगोश 90 हैं, जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ जो हेड थे यानी सरों की संख्या 200 थी, तो 200 जानवर, जब 200 में से 90 खरगोश हैं तो 110 क्या बचेंगे? कबूतर। 110 क्या बचेंगे? कबूतर। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम ओरली कर सकते हैं। ओरली कैसे, समझिए, 200 सर हैं, सबको 2 पैर दे दो, ठीक, दे दिया, 400 हो गया, चला गया। अब टोटल पैर कितने थे? 580, जिसमें से 400 बढ़ गए, बचे कितने हमारे पास? बचे 180। अब खरगोश को तो हमने 2 ही पैर दिए हैं ना, तो 2, हर खरगोश को 2 और देंगे, तो 180 बटे 2, तो कितने खरगोशों में बटे? 90, तो 90 खरगोश। और 200 सर थे तो 200 जानवर, हर जानवर का 1 सर, भाई कोई 2 मुंहा तो होगा नहीं, हाँ? तो 90 तो खरगोश चले गए, बचे कितने? 110 कबूतर। आंसर आ गया, कबूतर की संख्या कितनी है? कबूतरों की संख्या है 110। खत्म। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आराम से एक बार रिपीट करके देखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1200 व्यक्तियों के एक समूह में सैनिक और कैप्टन है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है तो कुल कितने कैप्टन होंगे? बिल्कुल सही। देयर आर सोल्जर्स एंड कैप्टन्स इन अ ग्रुप ऑफ 1200 men. If there is one captain for every 15 soldiers, how many captain will there be in total? बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, 1200 व्यक्ति हैं और उनके समूह में सैनिक और कैप्टन है। कह रहा प्रत्येक 15 सैनिक पर, मतलब 15 सैनिकों को कंट्रोल करने के लिए एक कैप्टन है। 15 सैनिकों को कंट्रोल करने के लिए एक कैप्टन है। तो टोटल कितने हो गए? 16 लोग हो गए। 16 लोग हो गए प्रत्येक टुकड़ी में।
प्रत्येक टुकड़ी में, सैनिकों की जो झुंड होता है उनको बोलते हैं टुकड़ी, है ना। प्रत्येक टुकड़ी में सैनिकों के कितने हो गए? 16 लोग। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, बहुत अच्छे से समझिए कि प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन, है ना। इफ देयर इज 1 कैप्टन फॉर एवरी 15 सोल्जर, यानी 15 सैनिकों को कंट्रोल करने के लिए एक कैप्टन है, तो 15 और 1 मिलाकर हो गए 16 लोग। और टोटल कितने? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कॉमन सेंस यूज करिए, कि जितनी टुकड़ी, भाई एक टुकड़ी में एक कैप्टन, तो जितनी टुकड़ी बराबर उतने कैप्टन। और आपको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि एक टुकड़ी में 16 लोग हैं, तो 1200 लोगों में कितनी टुकड़ी होंगी? 1200 लोगों में, देखो 16 सत्ते 112, 16 7 जा और 112, तो बचा हमारे पास 8, 5 बार गया, तो 75 टुकड़ी यानी 75 कैप्टन। आंसर आ गया 75 कैप्टन। आंसर आपके सामने। बताइए, हो गया? बहुत, ये थोड़े से कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है जिसको थोड़ा बहुत आपको देखकर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया है, देखते हैं क्या है, पहले पढ़ना पड़ेगा। Sarah's present age is 1/4 of her father's present age. Okay. Father's age after 6 years will be 2 times of Varun's age. Okay. If Varun celebrated his 5th birthday 8 years ago, then what is the present age of Sarah? Okay. सारा की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु वरुण की आयु की दोगुनी होगी। यदि वरुण ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पहले मनाया हो, तो सारा की वर्तमान आयु बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, कह रहा है सारा की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु का 1/4 भाग है। ठीक, सारा की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समझिए, अच्छा है क्या कि सारा की वर्तमान आयु, बहुत ध्यान समझिए, हमें किसकी उम्र निकालनी है? हमें सारा की उम्र। देखिए ऐसा है, कभी कभी प्रश्नों को करने के लिए हमें पीछे से चलना पड़ता है। कहाँ से चलना पड़ता है? पीछे से। समझिए, कह रहा सारा की जो एज है, सारा की जो आयु है, अपने पिता की वर्तमान आयु का, अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ? हमको चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और उसको डिवाइड करना है 4 से, तो निकल आएगी सारा की उम्र। किसकी उम्र निकल आएगी? सारा, ये निकल आएगा और यही हमारा उत्तर होगा। तो अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य है सारा के पिताजी की आयु निकालना। आगे देखते हैं। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु वरुण की आयु की दुगनी होगी। आज से 6 वर्ष बाद पिता की आयु वरुण जो था उसकी आयु की दुगनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है यदि वरुण ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पहले मनाया हो। अच्छा, अब आप सोचिए, वरुण ने अपना 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया है। कॉमन सेंस यूज करिए, वरुण ने अपना 5वां जन्मदिन कब मनाया? 8 वर्ष पहले, 8 साल। इसका मतलब 8 साल पहले वरुण 5 वर्ष का था। वरुण 8 वर्ष पहले, बहुत ध्यान समझिए, 8 वर्ष पहले 5वां जन्मदिन मंगाया है। 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले 5 वर्ष का था। ठीक, अब 8 साल बीत चुके हैं, तो अब वर्तमान में हम 8 साल जोड़ दें, तो वरुण जो हो गया है 13 वर्ष का हो गया है। कितने वर्ष का? 13 वर्ष का। कब? वर्तमान में। वर्तमान में 8 5 13 हो गया। कह रहा आज से 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जोड़ दे तो उम्र हो जाएगी उसकी 19। कब हो जाएगी? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 19 हो जाएगी। पिता की आयु वरुण की दुगनी होगी, वरुण की जस्ट डबल, यानी 38 साल के हो जाएंगे पिताजी। लेकिन ये उम्र कब की है? आज से 6 वर्ष बाद। अब आप सोचिए
कि कोई व्यक्ति आज से 6 साल बाद, कोई भी व्यक्ति 38 वर्ष का हो जाएगा। तो अभी कितने का है? मान लीजिए हम क्या है, अभी हम आज से 6 साल बाद हम 38 के हो जाएंगे। तो अभी कितने के हैं? 6 घटाइए, तो अभी तो हम हो जाएंगे 32 के। कितने के? 32। तो यही तो है पिताजी, ये अभी हैं 32 साल के, और जब ये 32 साल के हैं 4 से डिवाइड करो, 8 बार जाएगा। तो सारा कितने की आ गई? 8 साल की। हो गया आंसर। बस देखिए कितनी आसानी से हमने आंसर। एक बार और पढ़ लेते हैं। सारा की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु वरुण की आयु की दोगुनी होगी, तो पहले वरुण की आयु निकालें। कह रहा है यदि वरुण ने अपना 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया था, वरुण 8 साल पहले 5 साल का था, तो 8 साल पहले जब 5 साल का था तो अभी कितने का होगा? अभी 8 वर्ष जुड़ जाएंगे तो 8 और 5 13 साल का हो गया अभी। लेकिन आज से 6 वर्ष के बाद, तो 13 में 6 जोड़ दिया हमने तो 19 हो गया। कैसे? 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक, लेकिन कह रहा 6 वर्ष के बाद 19 का हो जाएगा। हो गया 19 का। अच्छा, कह रहा वरुण के, इसके पिता की आयु, सारा के पिता की आयु वरुण की आयु की दुगनी होगी, तो 19 का दुगना 38 हो गया। अब पिता 6 साल बाद 38 हो जाएंगे, तो अभी कितने के हैं? तो 38 में से 6 माइनस करो, 32, 32 को 4 से डिवाइड कर दो, सारा की उम्र आ गई। बताइए कितना आसान था ये प्रश्न, हम तो ये देख रहे हैं। अगर आप देखें तो बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे भागते हैं। अरे वाह, ये तो डिविजिबिलिटी का प्रश्न है। डिविजिबिलिटी बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य बताइए। In a division question, the divisor is 10 times the quotient and the 5 times the remainder. If the remainder is 46, then what is the dividend? बहुत बढ़िया। देखिए समझिए, ऐसा है ऐसा है कि जैसे जब हम भाग देते हैं तो जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है? भाजक। जिसको हम बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। यानी ये क्या होता है? ये होता है भाज्य। भाज्य मतलब क्या? डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक, ये क्या होता है? भागफल। भागफल, जिसको हम बोलते हैं कोशेंट। ठीक, और ये क्या होता है? शेषफल। शेषफल मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक, अब आप समझिए है क्या। एक छोटा सा प्रश्न लिखते हैं हम यहाँ पे। प्रश्न क्या लिखते हैं? समझिए प्रश्न के लिए मैं ब्लैक इंक का प्रयोग करता हूँ। कैसे? देखिए, किसी संख्या को, समझिए, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 2 और भागफल 4 आता है, तो संख्या बताइए। तो अब हमने क्या किया? कह रहा जब 6 से भाग दिया गया, 6 से भाग दिया तो शेषफल 2 आया है और भागफल आ गया 4। तो कह रहा ये संख्या बताइए, यानी वो पूछ रहा है भाज्य बताइए। तो अब देखिए भाज्य के लिए हमने क्या किया, समझिए। भाज्य के लिए क्या कर रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या के, ये क्या है? भागफल, भाजक, और ये क्या है? भागफल। तो भाजक का गुणा कर रहे हैं किसमें? भागफल में कर दिया। कैसे? देखिए, भाजक क्या है हमारा? समझिए, भाजक क्या है हमारा? भाजक है हमारा, देखिए यहां पे कर रहे हैं, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे सॉल्व। कैसे? भाजक क्या है हमारा? 6 है, और भागफल कितना है हमारा? भागफल है 4, कर दिया 24, और प्लस शेषफल 24 2 26। आंसर आ गया। यानी 6 चौको 24, 24 में 2 जोड़ा और ये 26, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक,
हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला होता है भाज्य का, बना सकते हैं तो, कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, समझ गए? ठीक, मैं आपको बता देता हूं ब्लू इंक से भी कैसे। भाज्य मतलब डिविडेंड, डिविडेंड बराबर भाजक यानी डिवीजर, डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब करने का प्रयास करते हैं प्रश्न को। कैसे, समझिए। अब जो वो बोला, ये तो मैंने बेसिक सिखाया आपको, अब जो बोला वो करेंगे। क्या बोल रहा है समझिए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है। ठीक, यानी अगर भागफल हमको मिल जाए तो उसका 10 गुना कर देंगे तो मिल जाएगा भाजक। ठीक, और क्या कह रहा है? कह रहा है और भाजक शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल अगर मिल जाए तो उसका 5 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाजक मिल जाएगा। कह रहा है यदि शेषफल 46 है, 46 है, 46 में 5 से गुणा कर दो, तो शेषफल 46 था, लिख दिया, प्लस इंटू भाजक मिल जाएगा। देखो 6 पंचे 30 और 3 कैरी किया है, और 5 चौको 20, 3 23, 230 आ गया। भाजक तो आ गया 230, भाजक आ गया 230, भाजक आ गया 230, भाजक आ गया 230। अब इससे हम भागफल निकाल सकते हैं। कैसे? 0 0 काट दो, भागफल 23 आ गया, भागफल 23 आ गया। तो 23 23 529, 0 प्लस 46 हो गया। तो जोड़ देते हैं, 0 और 6 6, 9 4 13 की 3, हासिल लगा 1, और 5 और ये आंसर आपके सामने कितना? 53 36। देखो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई बिल्कुल धीरे, कि बेसिक कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, और आगे कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है। मतलब ऐसा कोई भी प्रश्न आया तो आप कर लोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। एक रेल यात्री रेलवे लाइन पर 50 मीटर की दूरी पर लगे खंभों को गिनता है। यदि रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी प्रति मिनट कितने खंभे पार करेगी? ठीक है। A railway passenger count the pole placed at the distance of 50 meter on a railway line if the speed of the train is 48 km per hour, then how many pole will it cross per minute? ठीक है, रेलगाड़ी को प्रति मिनट खंबे पार करने में कितना समय लगेगा, सॉरी 1 मिनट में कितने खंबे पार करेगी। ठीक, तो कभी भी भैया कितने की बात आ जाए, कितना, हाउ मेनी, तो ध्यान रखना हमेशा भाग देना होता। ठीक, कैसे? अब देखिए, आपसे पूछ रहा कि कितने खंबे पार करेगी, तो खंबे बराबर बहुत ध्यान समझना, खंबे बराबर क्या होगा? रेलगाड़ी द्वारा प्रति मिनट चली गई दूरी, प्रति मिनट चली गई दूरी, और बटे में 50-50 मीटर पे खंबे लगे, तो कोई दिक्कत समस्या की बात है ही नहीं। अब देखिए प्रति मिनट कैसे निकालेंगे। रेलगाड़ी की चाल है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 48 किलोमीटर पर आवर हमें निकालना है प्रति मिनट, तो पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, तो गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा करते हैं, तो 5/18, 6 3 6 48, यानी 40/3 मीटर प्रति सेकंड जा रही ट्रेन, प्रति सेकंड, 1 सेकंड। लेकिन प्रति मिनट के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 20 से 4 दूनी 8, यानी 800 मीटर जा रही है ट्रेन, तो उसको हम यहां रख दें, प्रति मिनट चली गई दूरी 800, खत्म। कितने खंबे हो गए? 16 खंबे, 16 खंबे पार कर लिया, आंसर आपके सामने देख लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और कभी भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखिए। ठीक, इतना समझ में आ गया। चल अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, उसमें से क्या किया गया भैया कि 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई है। कह रहा है तो बर्तन में दूध की कितनी मात्रा बच जाएगी। ठीक, मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, दूध की कितनी मात्रा बच जाएगी। मैं समझा रहा हूं आपको, समझिए। दूध की कितनी मात्रा बच जाएगी, इसका मतलब ये 2 बार प्रक्रिया करी गई है। तो कैसे किया गया है ये समझिए। ऐसा, एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, इसको कैसे करते हैं। देखिए 200 लिख लिया। अब आप सोचिए 5 लीटर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 195 रख लिया, और फिर 5 मीटर मिला देंगे पानी तो फिर तो 200 हो गया। यही 2 बार करना है तो 195/200। तो और छोटा करते हैं, देखते हैं, इंटू 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 39 बार जाना चाहिए। 5 थिया 15 और 4 5 9 45, 39/40 और 39/40 चाहिए। 2 0 से 2 0 हम अभी उड़ा देते हैं, उड़ा दिया। 2 से एक 2 को काट दिया। ठीक, तो कितना हो गया 8। अब बचा है 39 का गुणा, तो 39 का स्क्वायर ही तो हुआ। 9 9 जा 81, 3 3 जा 09, 9 तिया 27 का डबल 54, 1 2 9 1 10 5 1521 आ रहा है। तो 1521/8, 1521/8। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, भी क्या बताया हमने आपको बताया था कि मतलब आपको बताया कि 5 से कटेगा, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको ये स्क्वायर निकालने का तरीका बताया है। स्क्वायर निकालने का तरीका, चलो डिवाइड करते हैं, पहले देखते हैं क्या आ रहा है। तो कितनी बार जाएगा, 8 से एक बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा 7, 8 9 72, और 72 पूरा कट गया, 0 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 एकम 8 और 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 45, इतना आ गया। अब ये जो अंत में आया ना, ये मिल्क होगा। ये क्या आ गया, मिल्क होगा, जो बचा वो मिल्क। ठीक, अच्छा अब आपको प्रूफ कर देते हैं थोड़ा सा कि 39 का स्क्वायर यही आ रहा है, देख लेते हैं। देखिए 30 आपके सामने कर देते हैं, 39 × 39 1521, सही है। तो आपको मैंने सब बता दिया कि किस तरह से हम कर रहे हैं और किस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अंत में बचेगा ये शुद्ध दूध बचेगा, कि दूध की कितनी मात्रा बच गई, तो ये मिल्क है। और आप पूछे शेष कितना वाटर है, तो 200 में से माइनस कर देना 190.125, बस जो बचा वही हमारा क्या होगा, जो बचा वही हमारा पानी होगा। समझ गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं आपको ये नहीं कराऊंगा अगले टर्न पे, लेकिन आपको इसका तरीका बता दूंगा। दो संख्याओं का HCF और LCM का योग 680 है। LCM HCF का 84 गुना है। उनमें से एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए ऐसा है, एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। क्या होता है, LCM इंटू HCF। ध्यान रखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अब इसमें तो तुमको दे दिया है भैया एक संख्या, कितनी दे दी है 56। आपसे कह रहा है दूसरी संख्या बताइए। अब इस दूसरी संख्या को बताने के लिए तुम्हारे पास LCM की कमी है और HCF की कमी है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों निकालने हैं। अब कैसे निकालने हैं, इसके लिए ये दिया है 680, ये दिया 84 टाइम्स दिया है LCM, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आप निकालेंगे। समझ गया। तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। लेकिन ध्यान रखिए, सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए भैया, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ध्यान रखिए कि जब परिवार बड़ा होगा तो आपसे लाइव भी रूबरू होंगे हम आपसे, ठीक, चाहे संडे हो मंडे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लाइव रूबरू होंगे आपसे। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को, सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और हाँ, जितना हो सके देखिए इसके नोट्स भी बनाते
करते जाइए, क्योंकि आपके लिए एसएससी चर्चा चुन चुन के प्रश्न लाता है। आपके लिए आप सोचते होंगे कि ये 4-5-6 प्रश्न पढ़ाने में आधे घंटे का समय लिया सर ने। पढ़ाना अलग बात है, आप सोचो कि भाई ये तो प्रेजेंटेशन है ना, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कौन देखता है। तो आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।